XYZ Limited has substantial cash flow, and until the surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months, are invested in a portfolio of short-term equity investments, detail for which are given below. कह रहा है कि नीचे कुछ जो पोर्टफोलियो है उसकी डिटेल्स दे रखी हैं कि 4 तरीके की इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, सबका बीटा फैक्टर दे रखा है और मार्केट प्राइस सबका पर शेयर का दे रखा है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दे रखा है। और हमसे और क्या मार्केट का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी दे रखा है 19% और रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है 11% का। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट। कह रहा है कि आपको जो XYZ का जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिस्क है इन रिलेशन टू मार्केट निकालना है। तो यानी जब भी आप किसी सिक्योरिटी का रिस्क निकालते हो इन रिलेशन टू मार्केट तो उसका मतलब क्या होता है, बीटा उसका। तो ये पोर्टफोलियो का रिलेटिव रिस्क निकालने के लिए कह रहा है, यानी पोर्टफोलियो का एक तरीके से बीटा निकालने के लिए हमें कह रहा है। और दूसरा कह रहा है वेदर XYZ शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। कह रहा है ये 4 इन्वेस्टमेंट है इनकी कंपोजिशन इस तरीके से है, नंबर ऑफ शेयर्स में इतने इतने। कह रहा है कि क्या इसको ये जो कंपोजिशन है ये चेंज करनी चाहिए। तो चलो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले हम फर्स्ट को देखते हैं कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकाला। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड का। देखो डिविडेंड में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, कोई डिविडेंड पे आउट होता है, फिर एक डिविडेंड यील्ड होता है, फिर एक डिविडेंड रेट होता है। तो जो पे आउट होता है वो EPS के ऊपर निकाला जाता है, जो यील्ड होता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है और जो रेट होता है वो फेयर वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दे रखा है, यानी ये दे रखा है। तो ये किसके ऊपर निकला है, मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी जो परसेंटेज है किसकी है, मार्केट प्राइस की। तो यानी मार्केट प्राइस किसकी है, कितनी है इन्वेस्टमेंट 1 की 4.29। अगर 4.29 के ऊपर अगर मैं इंटू करूँ 4.29 को 19.50 से, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, है ना। ठीक है, इतना समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अलग अलग सिक्योरिटीज़ का बीटा और उनका वेटेड एवरेज, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का वेटेड एवरेज चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का वेट या प्रोपोर्शन कितना है। तो ठीक है, सब मार्केट का मार्केट प्राइस पर शेयर दे ही रखा है। अगर मैं मार्केट प्राइस पर शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कर दूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी कर रखी है वो आ जाएगी। तो देखो नंबर ऑफ शेयर से मार्केट प्राइस को इंटू किया तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, है ना सबकी, यानी टोटल नंबर ऑफ टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है टोटल अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों कॉलम को भी ध्यान में दो। तो टोटल आ गई। अब प्रोपोर्शन निकाल लो, कितना प्रोपोर्शन आएगा। तो प्रोपोर्शन देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया है ना। इसको डिवाइड करो इससे, कितना आया 0.2339 आया, यानी इसका वेट हो गया है। हर इन्वेस्टमेंट का हमने वेट निकाल लिया या फिर प्रोपोर्शन निकाल लिया। अब इसको रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के बीटा से इंटू कर दो। तो इसका वेट कितना है 0.2339 और इसका बीटा कितना है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का बीटा कितना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है ना बीटा 1.16, तो 1.16 से इंटू कर दो। इसी तरीके से सब इन्वेस्टमेंट का कर दो बीटा को उसके वेट से इंटू, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, है ना। तो पोर्टफोलियो का बीटा आ गया तो हमने पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लिया। बट जो ICI है उसने वो वेला बैठा हुआ था, उसने एक और तरीका तिकड़म बिठा करके बीटा निकाला। वो देखो कौन है, ये देखो इस तरीके से भी तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हो। देखो आपको मार्केट रिटर्न दे ही रखी है 19%, है ना, रिस्क फ्री रेट 11% आपको दे रखा है ये दोनों। और रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या, बस आपको ये रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या निकाला, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला है। अच्छा, तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है। तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम करते थे कि जो भी मार्केट प्राइस है यानी जो भी रेसिडुअल वैल्यू हमें मिलनी है, मतलब रिडम्पशन वैल्यू जो भी मिलनी है उसमें प्लस करते थे इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, फिर माइनस करते थे जो भी हमारी इनिशियल कॉस्ट थी और डिवाइड कर देते थे इनिशियल कॉस्ट से, है ना। फिर इसको 100 से इंटू कर देते थे। तो मार्केट प्राइस देखो दे रखी है हमें, मार्केट प्राइस तो दे रखी है, बट क्या हमें इनिशियल कॉस्ट दे रखी है, नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी इनिशियल कॉस्ट नहीं दे रखी है। तो हम क्या मानेंगे कि जो मार्केट प्राइस है वो इनिशियल कॉस्ट के बराबर ही है। तो अगर इनिशियल कॉस्ट के बराबर मार्केट प्राइस है तो इधर एक तरफ आप प्लस करोगे, दूसरी तरफ आप माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 0, यानी आप ये
पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करने में आपको क्या कंसीडर करना है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो भी मिला है वो कंसीडर करना है। तो डिविडेंड का हमें डिविडेंड यील्ड का रेट दे रखा है, तो हम डिविडेंड तो निकाल सकते हैं ना। तो देखो हमने वही यहाँ पे डिविडेंड निकाल रखा है, ये डिविडेंड यील्ड लिख दिया। अब मार्केट वैल्यू के ऊपर डिविडेंड यील्ड लगा दिया तो हमारा डिविडेंड निकल गया। तो डिविडेंड कितना निकला है, टोटल मैंने देखा 246 का निकल गया। अब इनिशियल कॉस्ट कितनी है, तो इनिशियल कॉस्ट तो मार्केट प्राइस के बराबर ही है। तो मार्केट वैल्यू है कितनी है, मार्केट वैल्यू 11,00500 है। तो हमने डिवाइड कर दिया, फिर इंटू 100 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 22.38%। तो यानी पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल गया। रिस्क फ्री रिटर्न हमें दे रखा है, मार्केट रिटर्न में दे रखा है। तो पोर्टफोलियो का बीटा निकालने में क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट करो, आपका आ जाएगा पोर्टफोलियो का बीटा। तो पोर्टफोलियो का बीटा कितना आ गया इंस्टीट्यूट का 1.42। अब देखो यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे बीटा अलग अलग निकल रहा है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में आपको ये वाला बीटा इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं थी, बट इंस्टीट्यूट ने फिर भी निकाल रखा है। और बीटा अलग अलग क्यों आ रहा है, तो फिर अब इसको समझो कि बीटा अलग अलग क्यों आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट ये कहना चाहता है कि पोर्टफोलियो का आपका बीटा एक्चुअल में तो यही है, ठीक है, रियल बीटा तो यही है, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग आपका इतना होना चाहिए था बीटा 1.42, बट आपका है कितना 1.46 है। यानी आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा रिस्की है। मार्केट ये कहना ICI ये कहना चाहता है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट कर दिया, अब सेकेंड हमें देखना है कि कंपोजिशन हमें पोर्टफोलियो का चेंज करना है कि नहीं करना है। अब देखो कंपोजिशन चेंज करना मतलब किसी को बाय करना होगा, किसी इन्वेस्टमेंट के शेयर हमें सेल करने पड़ेंगे। तो हम ये डिसीजन कैसे लेते हैं बाय सेल का, हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें तो दे ही रखी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें नहीं दे रखी है, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं, यही तो यार डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है। तो यही हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कहीं पर लिख लो कि यही हमारी एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड क्या हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। और हमें अब क्या निकालना है, सिर्फ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, इसी तरीके से तो निकलता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें सब कुछ हमें दे ही रखा है, हर सिक्योरिटी का हमें बीटा पता ही है, तो आप फॉर्मूले में रख दो। तो हर सिक्योरिटी का आप देखो, हर सिक्योरिटी का आपको क्या निकल जाएगा, हर सिक्योरिटी का आपको निकल जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखो यहाँ निकल गया ना, ये रहा, ये देखो ये निकल गया। इसको किससे कंपेयर करना है, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करना है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो हमने कंपेयर कर लिया। तो देखो कंपेयर किया, तो कंपेयर करते समय जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसे हम बेस मान के चलते हैं। तो देखो बेस क्या है 20.28 है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकिन कितना है 19.50। तो मतलब ये ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा है, तो यानी ओवर वैल्यूड है। इस केस में भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, इस केस में भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। बट फोर्थ इन्वेस्टमेंट के केस में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, कम है, तो ये क्या है, अंडर वैल्यूड है। अब जब चीज़ अंडर वैल्यूड है यानी मार्केट में कम रेट में मिल रही है, जितनी रेट में मिलना चाहिए उससे कम रेट में मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके शेयर्स और परचेज कर लेने चाहिए, और इनके शेयर्स हमें क्या करना चाहिए, ओवर वैल्यूड वाले के सेल कर देने चाहिए, और अंडर वैल्यूड वाले के क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। तो ये हमारे सेकंड वाले का आंसर है।